आओ बनाएं अपना घर। आज के इस 8वें सत्र में उपस्थित सभी देवियों और महानुभावों को इंजीनियर रघुनाथ सांकला का प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन, वंदन। साथियों, हमने भवन निर्माण के संबंध में, घर के निर्माण के संबंध में, आओ बनाए अपने घर के संबंध में 7 सत्र का आयोजन कर जो भी जानकारी हमारे अनुभव में थी हमने आपको उपलब्ध कराई। हम अगली इस कड़ी में आज हम यह तय करने जा रहे हैं कि हमने अनुबंध भी कर लिया, हमने ठेकेदार तय कर लिया, अब हम घर का काम शुरू करने जा रहे हैं। साथियों, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि नींव की खुदाई हम करने जा रहे हैं तो कैसे शुरुआत करनी है। अब मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि ऐसी गलतियाँ जो हमारे अनुभव में आती है कि आपका प्लॉट आपने जहाँ लिया है, आपकी ज़मीन जहाँ पर है, मान लें आप एक विस्तृत कॉलोनी में आप अपना घर बनाने जा रहे हैं और उधर अगल बगल में कोई घर नहीं बना हुआ है। आपने जब प्लॉट लिया था, जो उसके मुटाम लगे हुए थे वो अस्थायी रूप से लगे हुए थे और वो हट गए हैं। आज आपकी उस प्लॉट की लोकेशन आपको नहीं पता है, सिर्फ एक अंदाज है कि मेरा प्लॉट ये इस लोकेशन पे था, और मैं कहता हूँ कि वो अगर टेम्परेरी जो मुटाम लगे हुए थे वो डिस्टर्ब हो गए हैं, तो मेहरबानी करके नींव की तैयारी से पूर्व अपने ऐसी कॉलोनी में जिसमें आप अपने भवन को, अपने प्लॉट को लोकेट करने जा रहे हैं, उसको सुनिश्चित कर लें कि हमारा ही ये प्लॉट है और ज़मीन के इसी भाग में ये है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिससे हमने कॉलोनी वाले से प्लॉट लिया है, अगर उन्होंने कोई डिमार्केशन किया है और उसमें कोई बेंचमार्क है, स्थायी जो मुटाम है, वहाँ से अपन उसको नापें, उसके अनुसार अपन तय करें कि हाँ, ये 4 प्लॉट छोड़ के 50-50 फुट के 4 प्लॉट फ्रंट हैं तो 200 फुट चला गया तो 5वां प्लॉट हमारा स्टार्ट होता है। तो वो स्थायी जो उसकी जो सीमा है, कोई ऐसे मुटाम है, वो निश्चित रूप से उस कॉलोनाइजर ने, कॉलोनी के काटने वाले ने, या सरकार की ओर से जो भी आपने ज़मीन खरीदी है उसके अनुसार आप उसको सुनिश्चित कर लें कि आप अपने जिस घर में, प्लॉट में जिसमें अपना घर बनाने जा रहे हैं, उसकी ज़मीन बिल्कुल वास्तविक रूप से वही है और वहीं आपको निर्माण कार्य करना है। ऐसा नहीं हो कि हम कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे रह जाएं कि 5वां प्लॉट हमारा है और उसने 5वें प्लॉट का नंबर देख के खुदाई चालू कर दी और बाद में पता चला कि वो तीसरे वाले ने बीच में 10 फुट कुछ ज़मीन है जो एक्स्ट्रा करके खुदाई कर दी थी और आपने ध्यान नहीं दिया और आपके मुटाम को चेंज कर दिया गया, आगे खिसका दिया गया। तो जो तीसरे ने 50 की जगह 60 फुट में कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो फिर आप सोचिए कि आपके घर की जो लोकेशन है वो शिफ्ट हो गई। ऐसे में क्या करेंगे? बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो जाती है, आपस में विवाद हो जाता है कि हमारा प्लॉट तो आपने शिफ्ट कर दिया, हमने हमारा घर का निर्माण कर दिया, हमने हमारे घर की नींवें खोद दी, या हमने घर बना भी लिया, आधे 10 फुट बाद में कई बरसों बाद पता चलता है कि हम तो हमारा घर है जो 10 फुट शिफ्ट के बाद में बन गया। अब ऐसे विवादों का हल कैसे हो? इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि हम अगर ऐसी नई कॉलोनी में घर बनाने जा रहे हैं तो अपने प्लॉट की लोकेशन को सुनिश्चित करें। दूसरा, अगर आपका घर ऐसी जगह है, कोई ऐसा प्लॉट है जो ऑलरेडी किसी लेन में बने हुए मकान हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका प्लॉट बिल्कुल खाली पड़ा है, उसके बगल में एक प्लॉट खाली पड़ा है, एक साइड मकान बना हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि आप सभी को एक एंड से नापते हुए चेक करके आप बनाएं। अगर किसी ने अपनी भूमि पे बना दिया है तो उस विवाद को पहले सुलझाया जाए। मान लो 2 फीट आगे भी उन्होंने हमारी ज़मीन के अंदर बना दिया है तो उस विवाद को पहले सुलझाया जाए, क्योंकि आप तो अपनी सीमा में बना देंगे तो आपका 2 फुट छोटा बन जाएगा, और अगर आप भी आगे बढ़ जाएंगे तो हो सकता है आपके आगे आने वाला जो मकान बनाने वाला है वो आपके ऊपर कोर्ट केस करेगा कि आप मेरी भूमि से 2 फुट आगे आ गए। तो इन सब बातों का लेआउट से पहले निर्धारण करना जरूरी है। और जब आपने प्लॉट के सही लोकेशन का निर्धारण कर लिया, आपके कॉन्ट्रैक्टर जो भी इंजीनियर हैं, जो भी उसको निर्माण कार्य को देखने वाले हैं, उस प्लॉट के डायमेंशंस को, उसके नाप तोल को मौके पर पूर्णतया अच्छी तरीके से चेक कर संतुष्ट हो जाएं। प्लॉट अगर आयताकार है, गुणीय में है, तो उसके चारों साइड्स को नापें, उसके क्रॉस को नापें और सुनिश्चित कर लें कि हमारा प्लॉट बिल्कुल
नाप के अकॉर्डिंग है, जो नक्शा है उसके अकॉर्डिंग है, जो कॉलोनी का नक्शा है उसके अकॉर्डिंग है, और हमारे भवन का निर्माण इस प्लॉट में ही होना है, और उसके बाद में हम निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। अब जब आपने प्लॉट तय कर दिया कि ये लोकेशन फाइनल हो गई, हम जो भी हमारा प्लॉट है उसके अंदर जो झाड़ियाँ हैं उसको हम एक तरह से साफ करवाएंगे। अगर उसमें कुछ अनडुलेशंस हैं, कुछ ऊंचा नीचा है, कुछ गंदगी पड़ी है, उसको साफ करेंगे। एक लेवल तक उसको साफ करके हम प्लेन कर देंगे ताकि हम अपने भवन की फाउंडेशन की लेआउट की प्लानिंग कर सकें। उसके बाद में अगला जो कदम होगा कि जब वो लेवल करके हम जो फाउंडेशन प्लान है, जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी ने अपने जो डिज़ाइन इंजीनियर ने अपने को जो फुटिंग डिज़ाइन के लिए फाउंडेशन प्लान दिया है, मीन्स उसमें फाउंडेशन कितनी चौड़ी खुदेगी और कितनी गहरी खुदेगी उसकी ड्राइंग होती है, जिसको फाउंडेशन प्लान कहते हैं। उसके अंदर अपने को फाउंडेशन की पूरी लेआउट लगानी पड़ेगी। उसके पहले अपन दो चीज़ तय कर दें कि हमारे बिल्डिंग की जो चारों डायमेंशंस की चारों डायमेंशंस की जो दीवार की जो सेंट्रल लाइन है उसको हम चारों किनारों पे एक स्थायी रूप से मैशनरी या कंक्रीट के कॉलम बनाकर नीचे से उसको फाउंडेशन देकर, ताकि जब तक हमारा निर्माण ऊपर नहीं आए उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, उसको फिक्स कर दें। उसको इस तरह से मुटाम फिक्स कर दें कि उसके आधार पर आपकी सारी जो लेआउट है वो डिपेंड करेगी। दूसरा, हमारे घर के प्लिंथ को, जिसको अपन जनरल ग्राउंड लेवल से मकान के फर्श तक के भाग को कहते हैं, ये प्लिंथ हम जो भी रखने जा रहे हैं उस लेवल को तय करिए। उसके लिए भी उस मुटाम पे एक लेवल मार्क कर दीजिए कि ये रोड लेवल है और हमारे घर का जो प्लिंथ है नक्शे के अनुसार ये 3 फुट है, 3.5 फुट है, या जो भी आपने तय किया है वो भी उस मुटाम के ऊपर सुनिश्चित हो जाना चाहिए, क्योंकि वो लेवल उसके आधार पर छत आएगी, फर्श आएगी। आपने अगर बेसमेंट दिया है उसके आधार पर बेसमेंट नीचे जाएगा, उसी के आधार पर फाउंडेशन की खुदाई होगी, उसी के आधार पर ऊपर के मंजिलों की निर्माण की हाइट तय होगी। और अगर अपन ने उसमें कोई गलती कर दी तो भी अपने को समस्या आ सकती है। वो लेवल चारों दिशाओं में एक होने चाहिए। उस लेवल को हम बेंचमार्क लेवल कहते हैं, और वो बेंचमार्क हमेशा के लिए जब तक वो स्ट्रक्चर पूरा नहीं बन जाता है या एक मंजिला तक नहीं बनता है तब तक उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में जो हमारे पास फाउंडेशन प्लान हमें दिया है उस फाउंडेशन प्लान की वो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से लेआउट लगाई जाएगी, जो कि चूने की लाइन से सूत के माध्यम से बाकायदा उसको जो भी फाउंडेशन प्लान स्ट्रिप प्लान दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो साइट के ऊपर, जमीन के ऊपर, प्लेन जमीन के ऊपर लाइनों के द्वारा ये तय करके नक्शा बना दिया जाएगा कि ये खुदाई होगी। और उसको चेक करके फिर अपन कॉन्ट्रैक्टर को अलाउ करेंगे कि आप खुदाई करें। और खुदाई करने वाले को अब बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने नींव की खुदाई कितने फुट करनी है। मान लें कि चौड़ाई तो हमने स्ट्रिप लेआउट के हिसाब से पता कर ली, लेकिन खुदाई हमें 5 फुट करनी है और आपने जेसीबी लगा दिया। ठेकेदार को तो मतलब नहीं है, उसको तो खोदना है, और उसने 5 की जगह जेसीबी से 1 बकेट भरा और वो 6 फुट खुद गया, तो महानुभाव अपन गलती में आ जाएंगे, अपने घर को नुकसान हो जाएगा। वो जो ज़्यादा खुदाई की हुई है, अगर ज़्यादा चौड़ा खोद दिया है तो ज़्यादा गहराई और ज़्यादा चौड़ाई दोनों ही नुकसानदायक है, क्योंकि वो ज़मीन जो नीचे से कच्ची हो गई, वो जो उसकी जो गुणवत्ता है, जो क्षमता है सहन करने की, हमने उसको लूज कर दिया। इसलिए उसको अगर 5 फुट है तो हम 4 फुट तक ही उसको कहेंगे कि मशीन से खोदें, बाकी 1 फुट उसको का लेबर लगाकर मैनुअल खुदवाना चाहिए, जिससे उसकी गहराई निर्धारित गहराई से ज़्यादा ना जाए। इस तरह से हम फाउंडेशन की खुदाई का काम करेंगे। उसकी साइड्स जो होती हैं वो जनरली मशीन से खोदें या मैनुअली खोदें, वो उसको प्लम में नहीं रखते हैं। वो ऊपर से तो 5 फुट कर देंगे, नीचे देखेंगे तो 4 फुट ही हो रही है, तो उसको बाकायदा मैनुअली स्क्रैप करा के उसको ट्रूली वर्टिकल हम चेक करेंगे और फाउंडेशन की सारी साइड्स को चेक करेंगे। और उसके बाद में जो भी लेवल है
वो उसको पुनः चेक करेंगे कि लेवल बेंचमार्क से 5 फुट हर जगह उसका लेवल उतना ही होना चाहिए जो निर्धारित किया गया है, उसको भी चेक करेंगे। ऐसा नहीं हो कि कहीं 4.5 फुट ही खोदा है ठेकेदार ने, तो आपका मटेरियल भी कम लगा लेकिन भवन के लिए नुकसान हो सकता है भविष्य में। तो कहने का मतलब है फाउंडेशन की खुदाई को प्लान के साथ में उसकी वर्टिकलिटी, उसकी बेस, उसके लेवल, इन सब बातों को ध्यान में रख के खुदाई के काम को अंजाम देना चाहिए। और खुदाई जब पूर्ण रूप से ढंग से हो जाए, जो कंस्ट्रक्शन का सुपरविजन करने वाले तकनीकी लोग हैं उनके माध्यम से आप उसको जांच करवाएं, और उसका अगला कदम जब होगा वो उसकी जो बेस कंक्रीटिंग का काम होगा, जिसको हम फिर अगले सत्र में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।